बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वालेकुम अस्सलाम। यस मैम। अच्छा अच्छा, जब तक बाकी क्लास इकट्ठी होती है, जिसको सारी क्लास के रोल नंबर्स वगैरह का पता और ये पता है कि ये बंदा क्लास में है कि नहीं है, वो ज़रा मुझे बताता जाए। कौन बताएगा? हाँ जी, कौन बताएगा? मैंने कहा मैम मैं बता देती हूँ। अच्छा ठीक है। मैं जो नाम नहीं होगा उस पर नो बोल देना और जो होगा उस पर यस बोल देना, ठीक है? ओके मैम। बॉयज का भी पता है आपको? जी मैम। सही। अच्छा, नदीम अली, यस मैम। रामीन, ये तो यस मैम। अरीज, अरशद, यस मैम। यस अंसुर मैम। समर, यस मैम। जिंदा फातिमा, यस मैम। मोहम्मद जुबैर, यस मैम। रिमशा वासिफ, यस मैम। सना वहीद, यस मैम। अरीज फातिमा, यस मैम। शोएब अख्तर, यस मैम। एमन नईम, यस मैम। गुले सहर, यस मैम। मोहम्मद एहसन अली, यस मैम। फाहद बशारत, यस मैम। रुकैया बीबी, यस मैम। सायरा बानो, यस मैम। समन जावेद, यस मैम। अफीफा खालिद, यस मैम। शाहिद इकबाल, यस मैम। अरूज शकील, यस मैम। फारिया, यस मैम। रुकैया सईद, यस मैम। आलिया महमूद। यस मैम। क्या हुआ है, रोने क्यों लगी हो? नो मैम उन्होंने। अच्छा, हफ्सा, यस मैम। कायनात, जाहिद, यस मैम। अनस सईद, यस मैम। फैसलुर रहमान, यस मैम। मोहम्मद रिजवान, यस मैम। जकिया सईद, यस मैम। अली रजा, यस मैम। आयशा अशरफ, यस मैम। हफ्सा, यस मैम। असद रफीक, यस मैम। मोहम्मद अजीम, यस मैम। राबिया बीबी, यस मैम। सैयद मुबशर हसन, यस मैम। सैयद नेक्स्ट आमिर सबा में। नहीं, सबा अमीर खान, यस मैम। अजीम अब्बास, यस मैम। तमरीन असलम, यस मैम। अस्मा अतीक, यस मैम। एहसानुल्लाह, यस मैम। सना अफजल, यस मैम। दीबा, यस मैम। मोहम्मद जुबैर, यस मैम। तहजीब, ये तो आप हो, राबिया असलम, यस मैम। यस मैम हो गया। इकरा मुनीर, यस मैम। अरूज जावेद, यस मैम। सना इकबाल, यस मैम। यस मैम। मोहम्मद वसीम। यस मैम। अटेंडेंस नहीं हो रही बेटे, ये मैं कंफर्म कर रही हूँ कौन कौन क्लास में है और नहीं है। हाफिज उस्मान अली, यस मैम। हाफिजा रिमशा अकरम, यस मैम। हमारा राशिद, यस मैम। रिजवान शौकत, यस मैम। अलीना रफीक, यस मैम। मोहम्मद अब्बास, यस मैम। सारे ही हैं, मरियम मुख्तार, मैम और वो सारे ही हैं। यस मैम। मरियम मुख्तार, यस मैम वो भी है। मुसद्दिक रजा, वो भी है। गुलजार हुसैन, यस मैम। सैफुद्दीन। यस मैम। यानी कि 60 के 60 लोग हैं क्लास में। यस मैम पूरे ही हैं, कोई कम नहीं। हाँ, तो आए सिर्फ 30 है। पता नहीं अब बाकी किधर है। चलो बस यही कंफर्म अभी कर, ज्वाइन कर रहे होंगे मैम। चलो कोई बात नहीं है। It's okay.
यानी कि सारी क्लास है। ये नदीम अली बाद में आया, इसकी पता नहीं पहले एब्सेंटीज लगती रही हैं। अब नहीं मैम, ये इसका फ्रीज हुआ था तो नेक्स्ट इसने अपना सेमेस्टर जब कंटिन्यू किया तो वो फिर हमारे साथ है। ये होता है क्लास में मैम। अच्छा, ये इसका पहले खुद ही एब्सेंट लगती रही है, मैं तो प्रेजेंट ही लगाती रही हूँ, तो अब इसकी प्रेजेंट लगना शुरू हुई है। इसकी अटेंडेंस सबसे कम है नदीम अली। मैम 12 की भी बहुत कम है मैम। इसकी 18 4 12 की मैम। अभी बाकी लेक्चर्स की तो मैंने लगानी है ना, वो मैं लगाती हूँ फिर देखते हैं। अभी मैंने पिछले वीक की भी नहीं ऐड की। ओके मैम। ये पूरी हो जाएगी। पूरी तो नहीं होगी, मतलब ज़्यादा हो जाएगा, परसेंटेज बढ़ जाएगी। अच्छा, हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? आज तो बहुत ही अरसे बाद लेक्चर हो रहा है, रोज मुसीबत पड़ी होती है कोई ना कोई। हाँ जी, हमने एक्सरसाइज कर ली थी फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली थी हमने, वो जो इंक्लूजन्स वाली थी। यस मैम, उसके 7 क्वेश्चंस कर लिए थे। कर लिए यस मैम, होगी थी वो। अच्छा, और आगे ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ा आप लोगों ने? मैंने पढ़ने को कहा था ना? जी मैम। हाँ, और वो भी वो सारा वही है, इंटरसेक्शन, यूनियन, उनकी प्रॉपर्टीज, लॉज, सब कुछ वही है जो ऑलरेडी डिस्कस हुआ हुआ है। जी मैम। किसने पढ़ा है? सच्ची सच्ची बता दो, और किसने नहीं पढ़ा? जिसने पढ़ा हैंड रेज करो जरा। आधा पढ़ा था, आधा नहीं पढ़ा। चलो ये भी सही है, लेकिन पढ़ा होना चाहिए बस। सारी अच्छी लड़कियां ही हैं। पढ़ा था लेकिन आधा पढ़ा था। पढ़ा था मैं। शुक्र है लड़का भी बोला कोई। मोहम्मद मैम मैंने इधर फिजिकली हैंड रेज किया हुआ है। तो फिजिकली मुझे कैसे नजर आएगा? मैम ये ऑप्शन नहीं आ रहा हैंड रेज का, वैसे पढ़ा। अच्छा ठीक है। एक मिनट। अच्छा जी, चलें ठीक है, हैंड्स डाउन कर लें। अच्छा जी, तो सबसे पहले कौन बताएगा क्या पढ़ा है? Let me reach that page. मैम क्या हुआ एहसानुल्लाह, आपने बताना सबसे पहले क्या पढ़ा था? जी मैं बताता हूँ। चलो बताओ। मैम हमने ना सबसे पहले जो है ना ऑपरेशन और सेट्स पढ़े थे। मतलब कि जो मेन ऑपरेशन है ना, फंडामेंटल है, वो एक यूनियन है और एक इंटरसेक्शन है। सो सबसे पहले हमने इंटरसेक्शन को पढ़ा कि इंटरसेक्शन में तमाम वही एलिमेंट्स होते हैं जो ए और बी में दोनों में कॉमन पाए जाते हो, और उनको हम जो उल्टा यू की अलामत मतलब जिसकी इसको शो करते डिनोट करते हैं। और इसको हम ना इस बुक की मतलब के लैंग्वेज में हम ए मेट बी भी कह सकते हैं। और हमने सिंबॉलिकली इसको कहा कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करता है ना, तो उसका मतलब ये है कि वो ए से भी बिलोंग करना चाहिए और बी से भी बिलोंग करना चाहिए। मतलब दोनों से हर सूरत हो तो ही ये इंटरसेक्शन में आ सकता है। बिल्कुल। फिर हमने कॉमन एग्जांपल ली जी मैम, और उसके बाद हमने इन पे ना दूसरे कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ, ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं इंटरसेक्शन पे।
और नेक्स्ट कुछ थ्योरम कुछ और प्रॉपर्टीज थी इसकी इंटरसेक्शन की, तो वो हमने ये कम्यूटेटिव लॉ में ये पढ़ा कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप जैसे मर्जी एलिमेंट्स को ले लें, उनको जब अब इंटरसेक्शन लेंगे तो हमने कॉमन एलिमेंट्स को निकालना है, तो ऑर्डर आप जैसे मर्जी ले लें, वो उस पर कोई इसका असर नहीं होता। फिर उसमें एसोसिएटिव लॉ भी ऐसे ही गया कि पहले दो को लेकर कोई भी अपने दो मर्जी सेट को आप इंटरसेक्शन ले लें, देन थर्ड के साथ भी करें तो ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। देन हमने उसकी दो प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा पढ़ी कि अगर ए और बी की इंटरसेक्शन हो ना, और ए जो है वो बी में पूरा कंटेन करता हो, तो इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन में हमारा सिर्फ ए ही आना है, क्योंकि ए सारा पहले बी में है, तो सिर्फ ए ही के एलिमेंट जो हैं वो बी से मतलब पाए जाएंगे, कॉमन होंगे, तो वही हमारे आ जाए। और अगर ए खुद एम्प्टी सेट ए का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के साथ जब भी करेंगे तो कॉमन एलिमेंट कोई नहीं होगा, इसलिए हमारे पास जो आंसर होगा वो एम्प्टी सेट ही होगा। उसके बाद यूनियन हमने लिया, दूसरा सेकंड जो फंडामेंटल इसमें ऑपरेशन था वो यूनियन था। तो यूनियन में हम तमाम एलिमेंट्स लेते हैं जो ए और बी में हो, लेकिन हम ये इस बात को इस बात को हम वेरीफाई करते हैं कि कोई एलिमेंट दो दफा ना आए, क्योंकि अगर दो दफा आए तो वो सेट की डेफिनेशन को ही सेट की डेफिनेशन के अगेंस्ट हो जाता है कि वो डिस्टिंक्ट नहीं रहते। इसलिए हमने यूनियन में ये पहले सेट के और दूसरे दोनों सेट के एलिमेंट लेने, लेकिन जो दोनं में कॉमन हो वो जस्ट एक दफा ही लेना। फिर हमने उसकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया कि जो इनमें भी जो कम्यूटेटिव लॉ है और एसोसिएटिव लॉ है वो दोनों होल्ड करते हैं, और इसमें करता हो या ए में कंटेन करता हो तो उसमें भी इतना मैटर नहीं। तो वो यही होता है कि अगर ए यूनियन बी है और बी सब सेट ए का, तो इसका मतलब है कि जो जिसमें ज्यादा एलिमेंट होंगे, जो सारे होंगे, मतलब ए के और बी कॉमन भी आ जाएंगे और जो एक्स्ट्रा होंगे वो भी आ जाएंगे, तो इसलिए जो बड़ा सेट होगा मोस्टली उसी के एलिमेंट आ जाए। और इंटरसेक्शन में ये था कि जो छोटा सेट था उसी के एलिमेंट मोस्टली आने थे, क्योंकि वही कॉमन होने थे। और अगर ए की यूनियन अगर हम खाली सेट से करें तो वो ए खुद ही आ जाता है, क्योंकि पहले दूसरे तो कोई है एलिमेंट नहीं, इसलिए वो खुद ही सेट आ जाता है। ठीक है उसके बाद हम ठीक है रुको, अब कोई और? हाँ जी मैम मैं बताती हूँ। इसमें अच्छा ठीक है जी, इसमें मतलब बकाया सारी चीजें तो वही पुरानी वाली रिवीजन है, बस इसमें एक न्यू टर्म जो मैंने पढ़ी है वो सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स के दरमियान ना। सिमेट्रिक डिफरेंस जो है वो ये है कि हम लोग ए और बी का डिफरेंस ले लें और फिर बी और ए का डिफरेंस ले लें और इन दोनों का यूनियन लें, तो जो हमारे पास सेट बनेगा उसको हम सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स कहते हैं। मतलब ए और बी, ए माइनस बी और बी माइनस ए करके इन दोनों का यूनियन लें तो जो आंसर आएगा वो सिमेट्रिक डिफरेंस होगा। सही। तो ये आगे वेन डायग्राम के बारे में। हाँ जी, वेन डायग्राम के बारे में कौन बताएगा? पढ़ा हुआ है पहले वेन डायग्राम भी, क्या हो गया? मैम वेन डायग्राम में हम लोग दो सेट्स को हम लोग ग्राफिकली पिक्चर के थ्रू हम लोग डिस्प्ले करते हैं कि दो सेट्स ले लेते हैं, उनके जो कॉमन पार्ट होते हैं हम लोग जो हमारे पास, अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी ले रहे हैं तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन पार्ट आता है, तो फिर हम लोग उनको कॉमन पार्ट से शेडेड कर देते हैं। और अगर ए इंटरसेक्शन ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं तो फिर हम लोग के पास इनका इंटरसेक्शन जो है वो क्योंकि एम्प्टी सेट होता है, तो इस वजह से इनकी वेन डायग्राम में हमारे पास शेडेड पार्ट कोई भी नहीं होता। और इसी तरह जब हम लोग यूनियन में लेते हैं तो यूनियन में क्योंकि हमारे पास सारा का सारा ए और बी सेट पूरा का पूरा आता है, लेकिन इंटरसेक्शन पार्ट जो है ए इंटरसेक्शन बी वो सिर्फ एक दफा आता है, तो इस वजह से फिर हम लोग उनको ओवरलैप करवा के वो पूरे को ओवरलैप करवा देते हैं, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी वाले को हम लोग सिर्फ वन टाइम शेड करते हैं। और अगर ये दोनों ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हों तो हमारे पास ये दो बिल्कुल डिफरेंट सेट्स होते हैं, उनकी इन जो यूनियन होती है वो पूरी की पूरी शेडेड होती है। बस मैम यही होता है वेन डायग्राम।
अच्छा जी, ये आगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को कौन डिस्कस करेगा? हम्म, आगे किसी ने भी नहीं पढ़ा? हाँ जी, रिमशा, रामीन, किसी ने नहीं पढ़ा? अनस, सईद है आज इधर के नहीं? हाँ जी, मोहम्मद अब्बास। तहजीब। मैम यहाँ से नहीं पढ़ा, ऊपर से पढ़ा था। चलो एक दफ़ा जो ऊपर से पढ़ा था एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दो ताकि सबको क्लियर हो जाए दोबारा। मैम ऊपर में हमने जो ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा था, हमारे पास दो ऑपरेशन जो होते हैं, यूनियन का और इंटरसेक्शन का। और इंटरसेक्शन तभी पॉसिबल होती है जब मतलब वो दो एलिमेंट्स जो हों वो दोनों में हों, और यूनियन में तो हमारे पास दो एलिमेंट्स एक सेट में जो दूसरे सेट में है वो दोनों मतलब इकट्ठे लिखे जाते हैं। लेकिन इंटरसेक्शन तभी होगी जब वो एलिमेंट्स एक एलिमेंट सेट में होंगे और दूसरे आपके सेट। पीछे इतना शोर क्यों है? लड़ रहे हैं लोग पीछे? मैम मैं बाद में बताऊंगी, अभी वो आप ही लोग डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, एक्चुअली मैम उनका पीपीएससी का एग्जाम है ना, तो इसलिए वो पढ़ रहे थे तो वो इसलिए शोर आ रहा है। अच्छा, मैंने किसी लड़ रहे हैं। चलो चलो एक दफ़ा मैं इसको ओवरव्यू कर देती हूँ, उसके बाद जो इसकी एक्सरसाइज आप लोगों ने खुद करनी है, खुद करके संडे तक तो मुझे भेजनी है, ठीक है? ओके मैम। फिर उसको हम इंशाल्लाह मंडे को डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। वैसे तो हमने इतनी दफ़ा पढ़ लिया है सब कुछ के अब तो फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। अच्छा जी, फंडामेंटल ऑपरेशंस जो हैं वो सेट्स पे 2 हैं, एक इंटरसेक्शन है और एक यूनियन है। सबसे पहले इंटरसेक्शन की बात तो ये है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स लाइंग इन बोथ ए एंड बी। कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ऐसा सेट होता है और उसमें वो एलिमेंट्स आते हैं जो बोथ ए और बी में लाई करते हैं, मींस कॉमन होते हैं। ये जो वर्ड लाइंग इन बोथ ए एंड बी है, या जो कॉमन का वर्ड है, ये फंडामेंटल वर्ड है। आप लोग अगर पेपर में आता है और ये वर्ड मिस कर देते हो तो आपकी डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है? तो ये कह लो कि ये की वर्ड है पूरी डेफिनेशन का। Our notation for it is A intersection B, suggested reading A meet B। जैसे आप लोग इसको पढ़ते आ रहे हो A intersection B, वैसे ही पढ़ लो ये A meet B, बस नॉलेज में रखो। The characteristic property of A intersection B can be stated as follows। अब प्रॉपर्टी क्या है जी? X कोई एलिमेंट हम ले लेते हैं जो कि बिलोंग करता है A इंटरसेक्शन B से, ठीक है? वो A इंटरसेक्शन B से बिलोंग कब करेगा? इफ़ एंड ओनली इफ़ मीन्स नेसेसरी कंडीशन आ गई कि सिर्फ तभी बिलोंग करेगा अगर X जो है वो A से भी बिलोंग कर रहा हो और X B से भी बिलोंग कर रहा हो, यानी कि A और B दोनों में प्रेजेंट होगा X तो ही उनके इंटरसेक्शन में प्रेजेंट होगा, ठीक है? और प्रेजेंट होने का मतलब क्या हो जाता है? कॉमन। उसके बाद उसने 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं। फर्स्ट एग्जांपल में कह रहा है कि अगर हमारे पास A जो है वो 2 4 है और B जो है वो 2 7 है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सही है, जो कॉमन था दोनों में 2 पड़ा हुआ था तो 2 आ गया। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में वो कह रहा है A 2 3 7 है और B जो है वो 2 7 है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? 2 and 7।
एलिमेंट्स जो कॉमन हैं उनको वन टाइम लिखना है, यूनियन में भी जो रिपीट होंगे एलिमेंट्स उनको हम वन टाइम लिखेंगे, अदरवाइज वो जो सेट की डेफिनेशन है उसको निगेट कर जाएगा कि रेपिटेशन हम नहीं कर सकते, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए या डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद एग्जांपल सी में वो कह रहे हैं अगर A 2 3 है, B 4 7 है तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5 आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, मींस देयर इज नो कॉमन एलिमेंट। अब कह रहे हैं वी प्रोसीड टू एग्जामिन द ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन टू सी वेदर इट ओबेज सम ऑफ द लॉज ऑफ अलजेब्रा। अब कह रहे हैं ये कुछ लॉज ऑफ अलजेब्रा हैं जिनको हम देखेंगे कि इंटरसेक्शन पे होल्ड कर रहे हैं। द कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज इन फैक्ट होल्ड। ठीक है, वही बात जो सबसे पहले मेरा ख्याल है सानुल्लाह ने की थी कि नो मैटर व्हाट योर ऑर्डर इज, इंटरसेक्शन would remain same, means A intersection B is equals to B intersection A. It does not depend on order. ठीक है, चाहे आप A इंटरसेक्शन B ले लो चाहे B इंटरसेक्शन A ले लो, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेम केस विद एसोसिएटिव लॉ, इसमें भी ऑर्डर मैटर नहीं करता, चाहे आप A इंटरसेक्शन B ले लो फिर जो आंसर है उसका इंटरसेक्शन C ले लो, वो इक्वल होगा किसके साथ, कि पहले आप B इंटरसेक्शन C ले लें और बाद में जो आपका आंसर है उसका इंटरसेक्शन A ले लें। ठीक है, तो दोनों केसेस में ये बात ट्रू है, ये लॉज होल्ड करेंगे। Equation 1 and 2 are too obvious to merit formal proof, so are the next two statements which link intersection with inclusion and with the null set. अब वो कह रहे हैं जी कि हमारे पास जो A इंटरसेक्शन B है वो A के इक्वल कब आएगा, अगर A सबसेट ऑफ B का। इसी तरह ही हम कह सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B B के इक्वल कब आएगा, जब B कंटेन करेगा A को। ठीक है, यानी कि हम इस कंडीशन को ऑपोजिट भी कर सकते हैं, लेकिन आगे हम क्या करेंगे कि A के इक्वल जब था तो उसमें A सबसेट था B का, और जब A इंटरसेक्शन B को हम B के इक्वल करेंगे तो B सबसेट हो जाएगा A का। उसके बाद वो कह रहा है फॉर एनी A, अगर हम किसी A सेट का इंटरसेक्शन लें किसी एम्प्टी सेट के साथ तो आंसर हमारा क्या आएगा, एम्प्टी सेट, क्योंकि इस केस में हमारे पास कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। अब नेक्स्ट वो बात कर रहा है यूनियन की। द यूनियन, आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन है वो A एंड B, उसमें एंड का वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, और जो यूनियन है उसमें और का वर्ड यूज़ होता है। द यूनियन ऑफ टू सेट्स A एंड B इज द सेट ऑफ द एलिमेंट्स लाइंग इन A और B। अब इधर क्या यूज़ हुआ है, और। यूनियन क्या है, उन सारे एलिमेंट्स का सेट है जो कि A और B दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे, जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उनको हम ओनली वन टाइम कंसिडर करेंगे। उसके बाद वो कह रहा है जी वी राइट A यूनियन B एज A U B, रीड A यूनियन B फॉर द यूनियन ऑफ A एंड B। ऊपर उसने वो यही बात लिखी हुई है कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम बस यही कहते हैं जी कि एलिमेंट्स हैं जो A और B दोनों में हो, या A और B में लाई करे हो, या बोथ में हो। ठीक है, अच्छा जी, अब इन द थ्री एग्जांपल्स अबव A यूनियन B वर्क्स आउट टू बी। अब जो ऊपर ही उसने एग्जांपल्स दी थी उसका उसने इंटरसेक्शन लिया था ना, अब उन एग्जांपल्स का उसने यूनियन भी ले लिया। ठीक है, और वो आपको एज एन एग्जांपल आपके सामने रख दी। उसके बाद अब ये नीचे कंडीशंस देखें या जो प्रॉपर्टीज, सबसे पहले सॉरी लॉज, सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ आ गया, यानी कि A यूनियन B किसके इक्वल होगा, B यूनियन A के। वही बात आ जाती है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, दो सेट्स का यूनियन हमेशा सेम रहेगा, चाहे आप किसी भी ऑर्डर में ले लो, चाहे A यूनियन B ले लो चाहे B यूनियन A ले लो, दोनों जो हैं वो इक्वल आएंगे, मींस कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करेगा। उसके बाद सेकंड में एसोसिएटिव लॉ की बात कर रहा है। अब इसमें भी वो यही कह रहा है कि चाहे आप पहले A यूनियन B ले लो, जो आंसर है बाद में उसका यूनियन ले लो C के साथ, चाहे आप पहले B यूनियन C ले लो और उसका यूनियन ले लो A के साथ, दोनों के आंसर्स क्या आएंगे, सेम आएंगे। अब वो इधर बात कर रहा है कि A यूनियन B जो है वो A के इक्वल कब होगा। अब इधर देखो कंडीशन ऑपोजिट होगी, अगर B कंटेन करेगा A को। ठीक है, इसी तरह ही हम बात करते हैं कि A यूनियन B जो है वो B के इक्वल कब आएगा, इफ एंड ओनली इफ A कंटेन्स B। अब इधर ऑपोजिट हो गया। इंटरसेक्शन के केस में क्या था कि A यूनियन B A के इक्वल कब होगा, जब
बी ए कंटेन करेगा बी को, लेकिन यूनियन के केस में कंडीशन ऑपोजिट होगी। उसके बाद वो कह रहा है जी फॉर एनी ए, किसी भी सेट ए के लिए अगर हम यू के साथ उसका यू कह रही हूँ एम्प्टी सेट के साथ उसका यूनियन लें तो हमारे पास ओरिजिनल जो हमारा सेट होता है वही वापस आ जाता है, यानी कि ए यूनियन फाइव इक्वल्स टू ए। उसके बाद वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है जिसको हम वेन डायग्राम कहते हैं, ठीक है। There is a pictorial representation of union and intersection that can be helpful. We show A and B as more or less circular objects and place them in more or less general positions. ये तो वैसे ही वो कह रहा है कि सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में इसको शो करते हैं, ठीक है। और ऐसी फिगर्स को हम वेन डायग्राम कहते हैं। फिगर 1 में उसने जो है वो इंटरसेक्शन को शो किया हुआ है, यानी कि सिर्फ कॉमन पार्ट को शेड किया हुआ है। और फिगर 2 में उसने यूनियन को किया हुआ है, यानी कि ए और बी दोनों जो हैं वो शेड किए हुए हैं। अब ये जो वेन डायग्राम है ये ओवरलैपिंग सेट्स की वेन डायग्राम है। इस तरह जो डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, ऐसे सेट्स जो जिनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता, ठीक है ना, जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी होता है, तो उस केस में इंटरसेक्शन के केस में तो कुछ भी शेड नहीं होगा, लेकिन यूनियन के केस में दोनों सर्कल्स जो हैं वो शेड हो जाएंगे। इसी तरह इनकी थर्ड टाइप होती है वो सबसेट्स की होती है, यानी कि बी कंटेन कर रहा है ए को तो बड़ा वाला सर्कल जो होगा वो बी का होगा और उसके अंदर ए पड़ा होगा, या ए कंटेन कर रहा है बी को तो बड़ा वाला सर्कल ए होगा और उसके अंदर बी कंटेन करेगा, ठीक है। ये 3 टाइप्स की इनकी जो है वो फिगर होती है, ओवरलैपिंग सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स या सबसेट्स। उसके बाद वो बता रहा है जी जॉन वेन था, इंग्लिश लॉजिशियन था, जिसने जो है वो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दी थी। उसके बाद वो अगले पैराग्राफ में ये बता रहा है कि हम जनरली जैसे ट्रीट करते हैं मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और ज़ीरो को, इसी तरह ही हम इंटरसेक्शन, यूनियन और फाई को भी ट्रीट कर सकते हैं उनकी तरह, ठीक है। क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन जैसे हम डिफाइन करते थे, इसी तरह इधर एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ गया इंटरसेक्शन ओवर यूनियन या यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो वो भी हमारा वर्कआउट करेगा। जैसे ही जो 5th इक्वेशन है इसमें वो कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, द एनालॉग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड कर रहा है, ए इंटू बी प्लस सी किसके इक्वल आ गया, ए बी प्लस ए सी। अब नीचे उसने उसको वेन डायग्राम से शो किया कि रिप्रेजेंट करिए ए इंटरसेक्शन बी को, एक शो करिए ए इंटरसेक्शन सी को, और जो तीसरी है वो बी यूनियन सी को शो कर रही है, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी में ए और बी के अंदर जो कॉमन पार्ट है वो आ गया, ए इंटरसेक्शन सी में ए और सी में जो कॉमन पार्ट है वो आ गया, और बी यूनियन सी में बी और सी जो है वो कम्प्लीटली शेड करती हैं। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहा है ये क्या हुआ, अच्छा जी, उसके बाद जो ए, ये मैं अभी आपको ए वाला करा रही हूँ, आपने बी और 5 जो डैश है ये खुद पढ़ के आना है, और उसके बाद आप लोगों ने एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज में रिलेटेड जितने इससे क्वेश्चन हैं सारे सॉल्व करके आने हैं, ठीक है। संडे तक मुझे भेज देनी है, फिर इंशाल्लाह हम मंडे को डिस्कस करेंगे। अब पहले वो 5th इक्वेशन जो है उसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहा है। वो कह रहा है सपोज करें एक्स ऐसा एलिमेंट है जो कि किस में लाई कर है, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में, ठीक है। अगर x जो है वो a इंटरसेक्शन b यूनियन c में लाई कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि x जो है वो हमारा a में भी लाई करेगा और b यूनियन c में भी लाई करेगा, ठीक है। क्योंकि इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आते हैं, कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, यानी कि x जो है वो इस सारे में कॉमन है, तो इसका मतलब वो a में भी होगा और b यूनियन c में भी होगा। द स्टेटमेंट x बिलोंग्स टू b यूनियन c इम्प्लॉइज दैट, अब इससे हमें क्या पता लग रहा है कि x लाइज इन b और सी बोथ, कि x या तो b में भी है और c में भी है या दोनों में है, ठीक है। अब कह रहे हैं अज्यूम कर लें कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है b से, देन x लाइज इन बोथ a एंड b। अब अगर a एंड b दोनों में है तो इसका मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इस चीज़ से उसने निकाला कि x जो है वो a इंटरसेक्शन b में भी है, ए इंटरसेक्शन सी में भी है, तो उनके यूनियन में भी ऑब्वियसली बात है आएगा, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड थी। अब वो कह रहे हैं कि अगर x जो है वो c से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है वो ए इंटरसेक्शन सी से भी क्या होगा, बिलोंग करेगा।
और फिर जो है हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी कि वो A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C से भी वो बिलोंग करेगा. अब the cases X belong B and X belong C actually need not have been distinguished. कहता है इन दोनों में फ़र्क नहीं, मतलब हम इसमें कोई फ़र्क नहीं कर. For there is perfect symmetry between B and C. वो जो उसने बात की थी कि symmetric. In the second half of the proof we shall take advantage of this symmetry. यानी कि कह रहा है कि अब जब हम इसको ऑपोजिट राइट हैंड साइड को जब प्रूफ करेंगे तो हम इसकी सिमेट्री का फ़ायदा उठाएं. वो जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बताई है, किसने बताई थी? फीफा खालिद ने बताई थी. वो कह रहा है कि हम उसको यूज़ करते हुए जो है वो इसका प्रूफ कर लेंगे. अब बी में वो क्या कह रहे हैं? सपोज कर लें कि एक्स जो है वो लाई कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड है. तो क्या होगा? या तो एक्स अब इधर और का आ जाएगा. जब बीच में यूनियन आएगा तो हम स्टेटमेंट्स में और यूज़ करेंगे. जब बीच में इंटरसेक्शन आ गया तब हमने क्या यूज़ किया था? एंड यूज़ किया था. ठीक है. तो कह रहे हैं एक्स या तो बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी से या वो ए इंटरसेक्शन सी से. अब by symmetry we may assume that x belongs to A intersection B. This gives us both x belongs to A and x belongs to B. फिर उसके बाद वो कह रहा है the statement x belongs to B implies the weaker statement x belongs to B union C. Hence x lies in both A and B union C. That is जो x जो है वो बिलोंग करेगा A से भी और B यूनियन C से भी, जो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाती है. यानी कि पहले कान सीधी साइड से पकड़ना है और उसको प्रूफ कर देना, और फिर उसको ऑपोजिटली लेके चलना है, उल्टी साइड से पकड़ के सीधी साइड की तरफ लेके जाना है. अब वो कह रहे हैं since the statements were accompanied by 1 till 4 in which the roles of intersection union got interchanged, it is reasonably gambit to try. अब वो कह रहा है कि अब जो ऊपर हमने प्रूफ किया इससे तो प्रूफ हो गया कि हम इनके रोल्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो इसी तरह से हम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं. अब इधर इन्होंने A प्लस बी सी यानी कि ये वाला यहाँ पे ब्रैकेट्स, आप लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसकी साइड पे ब्रैकेट्स लगा लें. ठीक है. तो A प्लस बी आ जाएगा इंटू A प्लस सी आ जाएगा, और फिर हम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं. यानी कि ये वाला A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C. ठीक है. उसके बाद नीचे कुछ और प्रॉपर्टीज बता रहा है. ठीक है. आप लोग लेकिन अब ये नीचे से ना एक दफ़ा खुद पढ़िएगा, फिर इंशाल्लाह ये हम मंडे को डिस्कस करेंगे. तो मैं भी एक दफ़ा पढ़ा दूंगी, लेकिन आप लोगों ने एक्सरसाइज लाजमी करके आना है. ये पार्ट पढ़ना है और एक्सरसाइज करके आनी है मंडे को. ठीक है. मैं बार बार कह रही हूँ, पढ़ के आना है और एक्सरसाइज करनी है. इंशाल्लाह हम उस दिन पर डिस्कस करेंगे. चलें, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. हैव अ नाइस वीकेंड. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज.